Continue with chapter cash flow statement. In this video, we will discuss the complete cash flow quotient with adjustment. As you can see, a balance sheet is given. Note number 1 is written in front of short-term provision, and then detail of short-term provision is given and some additional information is given. So this is important. Before commencing with the cash flow statement, अगर आपको क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिस भी आइटम के बारे में एक भी पॉइंट आपको एडिशनल गिवन है, तो आपको उसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। और वर्किंग नोट हम पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे बिफोर स्टार्टिंग विद द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रपोज डिविडेंड के बारे में बोला गया, इसका नहीं बनता वर्किंग नोट, क्योंकि ये तो हमें हमेशा ही पता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही गिवन होगा। बिल्डिंग का बैलेंस आपको ऊपर भी गिवन है और आपको नीचे भी गिवन है। सेकंड और थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड विद बिल्डिंग। सो मतलब बिल्डिंग के बारे में फॉर्मेट के अंदर और बाहर दोनों जगह आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो इसका आपको जो है नोट्स टू अकाउंट सेपरेट वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा हुआ है। बिल्डिंग का लेजर अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब बिल्डिंग है हमारी एसेट है और इसका ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस भी है 6 लाख। सो जो एसेट होती है उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट साइड आता है एज गिवन इन द क्वेश्चन 6 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा बाय वाली साइड आता है। बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख एज गिवन इन द क्वेश्चन। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर 75,000। बिल्डिंग को खरीदा गया है। जब भी हम कोई एसेट को परचेज करते हैं सो उसको डेबिट साइड लिखते हैं टू बैंक परचेजेस। कितने का परचेज किया है? 75,000। सो परचेजेस हमने लिख ली। उसके बाद बोला गया है एन ओल्ड बिल्डिंग द बुक वैल्यू ऑफ विच वॉज 63,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। अब आपको बुक वैल्यू गिवन है, मतलब इस साल उसकी कीमत, जिस बिल्डिंग को हमने बेचा है उसकी कीमत इस साल 63,000 थी, और जब कंपनी ने उसको बेचा और उसको 5,000 का लॉस हो गया, बुक वैल्यू बोला गया है। सो इसमें हमें डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब एट प्रेजेंट उसकी करंट वैल्यू कितनी है, और ये मान के चलते कि साल के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इसको बेच दिया गया होगा। सो डेप्रिसिएशन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सो बुक वैल्यू ऑफ 63,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। लॉस तो आपको गिवन है, सो लिख लिया लॉस ऑन सेल कितना? 5,000 बाय बैंक। अब हम इससे सेल्स कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। कैसे? 63,000 की मशीन थी, बिल्डिंग थी, उसको 5,000 के लॉस में बेचा गया, तो हम 5,000 बीच में से माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली इसको कितने का बेचा गया? 58,000 का। सो हमने जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे हमने सेल्स वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और बिल्डिंग के बारे में हमें कुछ नहीं बोला गया। सो हम इसका टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल बन रहा है 6,75,000, इस साइड का टोटल कम बन रहा है। सो डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। जो यहाँ वैल्यू आ रही है दैट कम्स टू बी 12,000। अब हमें पता है, जब अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे हमेशा बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आती थी, हम उसको परचेजेस लेते थे। बट हमने साथ में पढ़ा था इन केस अगर क्रेडिट साइड आएगी तो या सेल्स लेनी है या उसको डेप्रिसिएशन लेनी है। अब इस क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन नहीं गिवन थी तो हमने इसको क्या ले लिया? डेप्रिसिएशन। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, और डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए। देन इट इज थर्ड पॉइंट, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000। टैक्स के बारे में आपको बोला गया है 80,000, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको गिवन है। ये हमारा टैक्स का ही पॉइंट होता है हमेशा, अगर कुछ भी नहीं गिवन, यहाँ लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। सो टैक्स का अंदर इंफॉर्मेशन भी गिवन है, आपको बाहर भी गिवन है। सो इसका भी वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा। अब प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि टैक्स हमने हमेशा हर साल देना है। सो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है 40,000 हमने क्रेडिट साइड लिख लिया। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम डेबिट साइड लिख लेंगे, दैट इज 70,000। अब इन्होंने बोला टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000। टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब होता है पूरे साल में हमने जितना टैक्स जोड़ के रखा ताकि साल के एंड में हम उसको दे सकें। सो इसको हम बोलते हैं बाय प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। सो कंपनी ने कितनी प्रोविजन बनाई है? 80,000 की। अब टोटल करेंगे 1,20,000, इधर 70,000 है,
तो डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने के लिए बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ रही है, माइनस कर देंगे 1,20,000 से 70,000, इट कम्स टू बी 50,000। अब जब बैलेंसिंग फिगर इधर आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स पेड। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा गिवन होगा। अगर टैक्स पेड गिवन है तो करंट ईयर का टैक्स कैलकुलेट कर लो, अगर करंट ईयर का टैक्स गिवन है तो टैक्स पेड कैलकुलेट कर लो। फाइन। इसके बाद हमें और कुछ भी नहीं गिवन। सो ये दो हमने लेजर अकाउंट बना लिए। अब चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। सबसे पहले हम इसमें लिखते थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इसके लिए हमें वर्किंग नोट नंबर 1 प्रिपेयर करना पड़ता है। सो लेट अस प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 1। एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, सबसे पहले हमें चाहिए होता है, मैंने फॉर्मेट पहले ही तैयार रखा हुआ है, सबसे पहले हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन द सरप्लस, और इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब सरप्लस यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस से पता लगता है। सो पहले था ये 1 लाख का, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सो 2 लाख माइनस 1 लाख, ये आपके पास आ गया 1 लाख। फिर हम इसमें ऐड करते थे ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन, सो पॉइंट स्किप कर लेंगे। इसके बाद आता था प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग करंट ईयर। पिछले साल वाला प्रपोज डिविडेंड हम इस साल देते थे। सो नीचे आपको लिखा गया है 2019 का डिविडेंड था 60,000 और 2020 का था 80,000। सो पिछले साल वाला हमने देना है। सो हमने कितना दे लिया प्रपोज डिविडेंड, 60,000। इसके बाद आता है इंटरियम डिविडेंड, वो वाला पॉइंट आपको गिवन ही नहीं है। देन इट इज प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जिसका हमने वर्किंग नोट बना लिया, लेजर अकाउंट बना लिया, अब सारी इंफॉर्मेशन हम यहीं से लेंगे। उसकी वैल्यू हमने फॉर्मेट में से नहीं लेनी, उसके लेजर अकाउंट से लेनी है। सो प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर कितना है हमारे पास, 80,000। सो इधर मैंने लिख लिया 80,000। इसके बाद आपको और कोई आइटम नहीं गिवन, हमने इसका टोटल कर लिया, ये आपके पास आ गया 2,40,000। ये हमारा फाइनल आंसर है 2,40,000। तो इसको मैंने यहाँ फाइनल में लिख दिया 2,40,000। इसके बाद हम करते थे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सबसे पहले इसमें ऐड हम करते थे डेप्रिसिएशन। सो क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन जो है वो गिवन है, नहीं गिवन थी, बट हमने ये वर्किंग नोट बनाया, इसमें हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली 12,000। अब ये जो डेप्रिसिएशन है हम यहाँ लिख देंगे 12,000। नहीं गिवन तभी बोला था कि पहले वर्किंग नोट बना लेने, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आता गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड। सो कोई भी इंटेंजिबल कम हो, सो पेटेंट्स हैं, ये इंटेंजिबल एसेट है, पहले थे 50,000 के, बाद में हो गए 45,000 के, कम हो गए हैं तो मतलब अमोर्टाइज्ड हो गए। सो लिख लिया पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड। कितनी वैल्यू से कम हो गया, 5,000 से, सो लिख लिया यहाँ 5,000। उसके बाद आता था इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट हमें यहाँ नहीं गिवन। देन इट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑन सेल, अगर हमने ये फॉर्मेट बनाया तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया है लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। सो ये वाला लॉस हम यहाँ लिख देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। कितना लॉस हुआ था हमें, 5,000 का, वो हमने लिख लिया। इसके बाद इंक्रीज इन प्रोविजन, वो हमें कुछ भी नहीं गिवन, लेस में हमें कोई आइटम इसमें नहीं गिवन। सो हमने इसको प्लस कर लिया, 12,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, इट कम्स टू बी 22,000। 22,000 प्लस 2,40,000, इट कम टू बी 2,62,000। ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं, अगर कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज करे एंड करंट एसेट इंक्रीज करे, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज करे और करंट एसेट डिक्रीज करे, और यहाँ हम रिवर्स ले लेते हैं, अगर करंट एसेट इंक्रीज करे एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज करे। सो करंट लायबिलिटीज में आपके पास पहले आ रहा है बैंक लोन,
सो बैंक लोन की हम यहाँ बात नहीं करते बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्रेडिटर्स की बात करेंगे, पहले क्रेडिटर्स थे 60,000 के, बाद में हो गए 45,000 के। सो जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे कम हो गए, करंट लाइबिलिटी होगी कम हो गई, तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर, माइनस कर लेंगे 60,000 माइनस 45,000, ये आपके पास आ जाएगा 15,000। प्रोविजन को तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, अब यहाँ नहीं आएगा। करंट एसेट इन्वेंट्रीज पहले थी 10 की, बाद में होगी 15, इंक्रीज होगी है, इंक्रीज होगी तो नीचे लिखते हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। कितने का इंक्रीज आया, 10 से 15 हो गया तो 5,000 का इंक्रीज आया, वो हमने यहाँ लिख लिया। ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 से 1,95,000 आ गए, अगेन इंक्रीज हुआ, सो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिफरेंस लिख लिया 75,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हम देखते ही नहीं, फिर इसका हमने टोटल कर लिया, ये आपके पास आ गया 95,000। अब इस 95,000 को, यह नेगेटिव वाला था, लेस में था, इसको हमने 2,62,000 का इसका डिफरेंस देख लिया, ये आपके पास आ गया 1,67,000। इसके बाद हम लास्ट में करते थे माइनस टैक्स पेड। अब हमने यहाँ वर्किंग नोट बनाया था तो यहाँ हमने टैक्स पेड कैलकुलेट किया था 50,000, सो 50,000 टैक्स पेड यहाँ हमने माइनस कर लिया, ये आपके पास आ जाएगा 1,17,000। सो 1,17,000 आपका फाइनल आंसर है। सो जो फाइनल आंसर है उसको हम लिख देंगे, क्या ये पॉजिटिव आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड हमारे पास होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं। बिल्डिंग मैंने पहले बताया, जिसका हमने लेजर अकाउंट बना दिया उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से नहीं लेंगे। अब बिल्डिंग अकाउंट सिर्फ सेल और परचेज लिखते हैं, ये सेल आपके पास है 58,000, ये परचेज आपके पास है 75,000। सो हमने लिख दिया सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल एक पॉजिटिव होता है बिकॉज पैसे का इनफ्लो होता है 58,000। परचेज ऑफ बिल्डिंग ये नेगेटिव होता है बिकॉज पैसे का आउटफ्लो होता है 75,000, सो इसको नेगेटिव में लिख दिया। इसके बाद आपके पास है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पहले 0 थी, बाद में 75,000 होगी, तो इसका मतलब हमने इसको परचेज कर लिया, सो लिख देंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 75,000। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं गिवन, सो हमने इसका टोटल कर लिया, ये आपके पास आ गया 92,000 नेगेटिव में, सो लिख देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देन थर्ड इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें शेयर कैपिटल की बात करते हैं, पहले 4 लाख था, फिर 6 लाख हो गया, मतलब इशू हो गया, सो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, 2 लाख की कैपिटल इशू हुई है, सो ये पॉजिटिव आ गई। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख से 1 लाख हो गए, कम हो गए हैं, तो मतलब रीपेमेंट हो गई है, सो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये नेगेटिव होता है बिकॉज हमने पैसे पे कर दिए हैं, पैसे बाहर चले गए। देन बैंक लोन पहले 10,000 का, बाद में 0 हो गया, मतलब इसको भी पूरा वापस कर दिया, सो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000 नेगेटिव में। और बात ध्यान रखनी, प्रपोज डिविडेंड, जो हमने प्रपोज डिविडेंड इस साल पे किया वो भी तो आउटफ्लो ही हुआ ना, क्योंकि वो भी हम शेयर्स के ऊपर ही देते हैं। 60,000 दिया था, वो भी हमारा नेगेटिव में आ गया, और इसमें कुछ नहीं आएगा, सो इसको सॉल्व किया, ये आपके पास 30,000 आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, सो लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब जो आपका ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर था 1,17,000 पॉजिटिव, 92,000 नेगेटिव एंड 30,000 पॉजिटिव, इसको आपस में हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 1 लाख, ये हमारे पास आ गया 55,000। 55,000 जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है, सो लिख देंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है इसका 30,000, सो हमने 30,000 इसमें किया, ये आपके पास आ गया 85,000, ये अल्टीमेटली क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए और वो क्लोजिंग के इक्वल आ गया है,
सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लेंथी था एंड इम्पॉर्टेंट था। सो सबसे पहले आपने वर्किंग नोट बना लेने हैं जो लेजर अकाउंट बनते हैं, बिकॉज इसी में से जो इन्फॉर्मेशन है कई बार हम उसको ऑपरेटिंग में यूज़ करते हैं और इन्वेस्टिंग में भी वो हमें काम आती है। सो पहले लेजर अकाउंट वर्किंग नोट प्रिपेयर करके फर्स्ट वर्किंग नोट बना लेना है, उसके बाद फॉर्मेट में जाना है और लास्ट में जो आपका आंसर है वो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए।